हेलो। हाँ भाई, तो कल हमने देख लिया था डिविएशन ड्यू टू अ प्रिज्म, और फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया था डिविएशन डेल्टा। ये हो जाता है आई प्लस ई माइनस ए, जहाँ आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई जो है वो होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो अब ये क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा, आपको बताना है नेट डिविएशन ऑफ लाइट क्या होगा। चलो भाई देख लेते हैं। तो लाइट बताया गया है कि नॉर्मली गिर रही है किसके ऊपर, फेस ए बी के ऊपर। यानी ये अगर फेस ए बी है, ये इसका नॉर्मल है अगर, तो लाइट जो है वो नॉर्मली ही गिरी है इस तरह से। ये आपकी इंसिडेंट रे है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पूछा जाए कि आई की वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है ना, सरफेस से नॉर्मली लाइट गिर रही है। तो जब भी कोई लाइट रे मीडियम की बाउंड्री पे नॉर्मली गिरती है, तो ऑब्वियसली साइन आई 0 है, साइन आर भी क्या होगा, 0 होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो वो सीधा सीधा जाके दूसरे फेस के ऊपर गिरने वाली है। इस तरह से उसका नॉर्मल होगा। हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है, तो मैं इसे आई बोल देता हूँ। अब एक चीज हमें पता है, अगर यहाँ पे आई 0 था इस सरफेस के लिए, क्योंकि आई 0 था, तो आर भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। और आपको पता है कि R1 प्लस R2 ये इक्वल होता है ए के। R1 0 है तो R2 आपको कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। यानी ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है। तो इस तरह से रे हमारी एग्जिट कर जाएगी, ये एंगल ई होगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो √3 साइन आई, ये हो जाना चाहिए 1 साइन आर। तो आपको साइन आर की जो वैल्यू मिली है वो मिल गई है √3/2। यानी आर की वैल्यू आपको मिल गई है 60 डिग्री, जिसे हम ई कह रहे हैं। तो ये पूरा एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो ऑब्वियसली अब डिविएशन अगर हमसे पूछा जाए डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू होती है आई प्लस ई माइनस ए। आप सिंपली कह सकते हो 0 प्लस 60 माइनस 30, यानी कि 30 डिग्री नेट डिविएशन आया होगा रे के अंदर। क्लियर हुआ क्या? काफी सिंपल है ना। दो बार बस रिफ्रैक्शन यूज करना होता है। तो आगे बात आ जाती है कि ग्राफ या प्लॉट करें अगर हम, प्लॉट डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो ये आपका थिक प्रिज्म है, ठीक है ना, इस तरह से प्रिज्म दिया हुआ है। ये उसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए बोल देता हूं मैं। और इस तरह से लाइट गिर रही है आपके आके आई एंगल पे, ठीक है ना। ऑब्वियसली इस तरह से जाएगी, टकराएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी कुछ इस तरह से। ये एंगल हो गया आपका क्या, ई। तो अब इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हम निकाल चुके हैं कि डिविएशन आया है आई प्लस ई माइनस ए। अब यहाँ पे ई भी एक वेरिएबल है, पर मैं उसे एलिमिनेट करूंगा और आई के टर्म्स में लिखना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप बोल दो कि μ1 है, इसका μ2 है। तो स्नेल्स लॉ लगाएं तो लिख सकते हैं हम μ1 साइन आई, ये हो जाना चाहिए μ2 साइन R1 होना चाहिए। ये सिंपली है हमारे पास कितना, R1। और ये एंगल मैं बोल देता हूँ R2।
तो R1 की वैल्यू आपको मिल गई है कितनी, R1 की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स μ1/μ2 इंटू साइन आई। तो यहां से मैं सिंपली कह सकता हूं कि R2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी a माइनस R1, यानी कि a माइनस साइन इनवर्स μ1/μ2 इंटू साइन आई। अब आपके पास R2 आ चुका है, तो इस मीडियम पे स्नेल्स लॉ अगर लगा दें तो हम लिख सकते हैं कि μ2 साइन R2 क्या होना चाहिए, μ1 साइन E। वैल्यूज पुट कर दो तो आपको मिलेगा μ2 साइन a माइनस साइन इनवर्स μ1/μ2 इंटू साइन आई। ये हो जाना चाहिए μ1 साइन E। और अगर हम E की वैल्यू लिखना चाहें तो E की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी साइन इनवर्स μ2/μ1 साइन ऑफ a माइनस साइन इनवर्स μ1/μ2 साइन आई मिल जाएगी। तो डिविएशन अगर आप लिखते हो तो वो आपको मिलेगा I प्लस E की जगह मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं, ये रिलेशन आ गई है आपके पास। अगर आप देखो तो इसमें वेरिएबल सिर्फ क्या है, I है। तो ये हमारी रिलेशन है डेल्टा की और I की, जो कि काफी सुंदर आई है, आप देख रहे हो। इसका ग्राफ प्लॉट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है ना, इसलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। आपको दिख रहा है कि I के साथ इसकी कोई सीधी सीधी रिलेशन नहीं है जिसका ग्राफ आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो इसे प्लॉट करने के लिए आपको याद रखना होगा हमेशा इस तरह से, मैं यहाँ पे I का डेल्टा के साथ ग्राफ बना दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बहुत अच्छा। तो ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है, ये तो ये जो ऑब्वियसली है ये आपका मैक्सिमम डिविएशन है जो कोई प्रिज्म क्रिएट कर सकता है, और ये जो है ये आपका मिनिमम डिविएशन है जो कोई प्रिज्म क्रिएट कर सकता है। देखा गया है कि जब I की वैल्यू, ठीक है ना, I और E की वैल्यू π/2 हो जाएगी उस समय पे मैक्सिमम डिविएशन क्रिएट होगा। आप ऐसा देखोगे किसी भी पर्टिकुलर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग I की कितनी वैल्यूज आएंगी, किसी भी एक डेल्टा के करस्पॉन्डिंग I की 2 वैल्यूज आएंगी। आपको ग्राफ से दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ से कोई भी रैंडम डेल्टा ले लूं, लाइन ड्रॉ करूं, तो एक्स एक्सिस पे यानी कि I की 2 वैल्यूज हमें दिखती हैं। तो बात वही है, अगर आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है ना, आपने I पे लाइट गिराई, तो लाइट गिरी E पे एग्जिट हुई मान लो। तो अब अगर आप लाइट को E पे गिराते हो तो वो I पे एग्जिट करेगी। तो दोनों ही केस में डिविएशन तो क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती है किसकी, I की, जिसके लिए कि हमें एक ही डिविएशन मिले, क्योंकि इंटरचेंजेबल है I और E, हम देख सकते हैं सीधा सीधा। अच्छा, लेकिन मिनिमम डिविएशन एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए आपको डेल्टा की वैल्यू सिर्फ 1 मिलेगी जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन क्रिएट करेगा, और ये हमें मिलता है I = E। यानी जिस समय पे किसी भी प्रिज्म के लिए I = E हो जाएगा, उस समय पर डिविएशन इन द प्रिज्म कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। पहला यही है कि डेल्टा मिनिमम व्हेन I = E, और I को अगर मैं इक्वल कर दूं E के, तो डेल्टा मिनिमम जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला आपको पता है I + E - A। तो डेल्टा मिनिमम हमें मिल जाएगा कितना, 2I - A। तो अगर आपसे क्वेश्चन में डेल्टा मिनिमम पूछा गया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, 2I - A। दूसरी चीज के बारे में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि दिस कर्व इज नॉट अ पैराबोला। देखने से ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है कि ये पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है। ये डज नॉट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड नहीं करता है, बल्कि π/2 पे I की वैल्यू मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हो, π/2 कर सकते हो, और मिनिमम कितनी कर सकते हो, 0 कर सकते हो।
तो 0 से π/2 i की वैल्यूज के लिए ही एग्जिस्ट करता है और इस तरह का होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, द कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट i इज इक्वल टू ई। i इज इक्वल टू ई जो लाइन होगी उसके अबाउट कर्व सिमेट्रिक नहीं है, जैसा लेफ्ट में है एग्जैक्टली वैसा राइट में नहीं है। आपको याद रखना है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, और अगली चीज आपको याद रखनी है, फॉर एवरी डेल्टा टू वैल्यूज ऑफ i exist except डेल्टा मिनिमम। तो ये इस कर्व के बारे में, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि प्रिज्म में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कर्व के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन देने पे। हम्म, डेल्टा मिनिमम पे एक वैल्यू ग्राफ से दिख रही है बेटा, उसमें मैं बोलूँ क्या? अगर कर्व डिक्रीजिंग था फिर अचानक से इंक्रीजिंग हो जाए तो आप मान सकते हो कि वहां पे डेल्टा मिनिमम की एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है कर्व का। ठीक है ना? तो आई मान लेते हैं हो जाता है हमारा 30 डिग्री पे। पहली चीज तो आपको ये बतानी है कि डेल्टा मिनिमम कितना हो सकता है। मिनिमम डिविएशन कितना क्रिएट हो सकता है? ठीक है ना? दूसरा आपको बताना है चलो बस मिनिमम डिविएशन ही बता दो। एक सेकंड, जरा क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन सही नहीं है। इसमें पहले आपको बताना है डिविएशन कितना होगा। और दूसरा आपको बताना है वैल्यू ऑफ आई फॉर डेल्टा मिनिमम इफ डेल्टा मिनिमम इज 40 डिग्री। या एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ आई फॉर डेल्टा मिनिमम ये बताना है और डेल्टा मिनिमम भी बताना है।
ठीक है, तो पहले वाले का आंसर बहुत गंदा आएगा, देख लेते हैं निकाल के, ठीक है ना। सिंपली आपको ई कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले 1 साइन 30 डिग्री, फिर जाना चाहिए 2 साइन आर, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन इनवर्स 1/4। फिर यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस आर, और जो हमने बड़ा सा फॉर्मूला देखा था डेल्टा का, उसके अंदर हम इस चीज को पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है ना, जो कि हो जाएगा आई प्लस ई, ई हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/4 प्लस सॉरी माइनस ए, ऐसा कुछ आपको डिविएशन मिल जाएगा। मेन चीज थी आपको ये वैल्यूज बतानी है, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए और डेल्टा मिनिमम क्या होना चाहिए, इनका आंसर बता दो जरा। यहाँ पे 60 डिग्री माइनस आएगा, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट भी इजी है, बस आपको आई की वैल्यू बतानी है डेल्टा मिनिमम के लिए। तो डेल्टा मिनिमम के लिए आपको पता है कि आई इक्वल होना चाहिए ई के, इसका मतलब है आर वन इक्वल होना चाहिए आर टू के, स्नेल्स लॉ से। अब आपको पता है आर वन प्लस आर टू होना चाहिए 60 डिग्री, यानी आपको मिल गया आर वन इक्वल होना चाहिए आर टू के, और वो होना चाहिए 30 डिग्री। अब आपको सिर्फ आई ही तो बताना है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, यानी कि 1 साइन आई, ये हो जाना चाहिए 2 साइन आर, आर आपको मिल गया कितना 30 डिग्री, यहाँ से आपको आई मिल गया कितना 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे जब हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तब डिविएशन कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। समझ आई क्या बात, सिंपल था। अब डेल्टा मिनिमम चाहिए अगर आपको, तो थर्ड पार्ट और भी इसी है, फॉर्मूले में पुट करना है 2 इंटू आई माइनस ए, यानी कि 120 डिग्री। बात समझ आ रही है। तो जब भी डेल्टा मिनिमम आपसे पूछा गया हो तो याद रखना कि भाई आई बराबर ई होता है, इसका मतलब आर वन बराबर आर टू होता है, और आर वन प्लस आर टू हमेशा कितना हो जाता है, ए के इक्वल होता है। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ सबको। एक और ट्राई करना चाहते हो, एक और ट्राई कर लो। ठीक है, आपको बताना है आई फॉर डेल्टा मिनिमम।
देख लो, तो आई ये इक्वल होना चाहिए ई के, मतलब R1 ये इक्वल होना चाहिए R2 के, और R1 प्लस R2 आपको पता है 90 डिग्री है, तो आपका R1 आ गया यहाँ से 45 डिग्री और R2 भी है 45 डिग्री। स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, इस जगह पे हम सिंपली लिख देंगे 1 साइन आई, ये हो जाना चाहिए √2 साइन 45 डिग्री। आई की वैल्यू आपको क्या मिल गई 90 डिग्री, यानी आई जब 90 डिग्री होगा उस समय पे मिनिमम डिविएशन होगा। फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो 2 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू आई माइनस ए, वो भी हमारा 90 डिग्री है, यानी कि डिविएशन मिनिमम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो याद रखना ये कि मिनिमम डिविएशन का क्वेश्चन जब भी आए तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है टू कैलकुलेट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। तो इसका यूज कर सकते हो, मान लो आपको किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है, ठीक है ना, और आप उससे क्या करो, एक प्रिज्म बना लो। अगर आपने प्रिज्म फॉर्म किया है तो आपको क्या क्या नोन होता है, एक आपको एंगल ऑफ प्रिज्म नोन होता है ए, ठीक है ना, और हम जो लाइट को गिराते हैं वो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिराते हैं आई इज सच दैट डेल्टा इज मिनिमम, ठीक है ना, डेल्टा मिनिमम रहे रे का जब वो ट्रेवल करके दूसरी साइड से निकले तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। अगर आपको ए पता है तो आपको R1 पता है, तो जैसे हमने अभी तक निकाला हम आई निकाल लेंगे। अच्छा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, ये बेसिकली हो गया मुझे μ2 बाय μ1 बताना है, इसी को हम कहते हैं म्यू रिलेटिव, ठीक है ना, इसी को हम कह देते हैं क्या, म्यू रिलेटिव। अच्छा, अगर I बराबर E है, क्योंकि डेल्टा मिनिमम करना है तो हमें पता है I इक्वल E होना चाहिए, यानी कि R1 ये इक्वल होना चाहिए R2 और ये इक्वल होना चाहिए A/2 के। तो ये जो एंगल ऑफ होगा R1 ये भी होगा A/2 और ये भी होगा A/2, ये एंगल हमारा E है। अगर मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूं तो ये आएगा μ1 साइन आई, ये हो जाना चाहिए μ2 साइन A/2। अब हमें डेल्टा मिनिमम नोन होगा, ऑब्वियसली डेल्टा मिनिमम हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना, तो डेल्टा मिनिमम कितना होता है वो आपको पता है, वो होता है 2i माइनस ए। तो डेल्टा मिनिमम के टर्म्स में मैं आई भी बता सकता हूँ, वो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। इसे उठा के अगर मैं स्नेल्स लॉ के फॉर्मूले में रख दूं तो मुझे मिल जाएगा μ1 साइन आई, यानी कि डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ये होना चाहिए μ2 साइन A/2। और यहाँ से आपको सिंपली मिल जाता है μ2 बाय μ1, जिसे हम कहते हैं म्यू रिलेटिव, या आप बोल सकते हो म्यू ऑफ प्रिज्म बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। उसकी वैल्यू भी हमें मिल जाती है कितनी, वो मिल जाएगी आपको साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन ऑफ A/2। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा बुक्स में, ठीक है ना, दिया रहता है। तो मेन इसका पर्पस क्या है इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का सीधा सा मतलब होता है कि आप किसी भी मटेरियल का क्या कैलकुलेट कर सको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सको। अगर आपको ए नोन है तो, और डेल्टा मिनिमम आपको पता है, तो आप क्या बता सकते हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो। ऑब्वियसली डेल्टा मिनिमम तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमें R1 पता है, R2 पता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग I पता है। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरूर याद रखना। हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मिसिंग दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत लेंदी लगेगा, पर अगर डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर लोगे तो छोटा लगने लगेगा। अच्छा, प्रिज्म के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है फॉर अ प्रिज्म
मिनिमम डिविएशन occurs at I is equal to 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द अनदर वैल्यू ऑफ I फॉर विच deviation is same as that for I equals to 22 डिग्री। ठीक है ना, और ऑप्शन आपके वही है 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री। तो ये क्वेश्चन एम्स में आया था। उन्होंने कहा है कि मिनिमम डिविएशन अकर करता है जब आई 30 डिग्री है। तो अब आपको पता है मिनिमम डिविएशन के लिए तो आई की एक ही वैल्यू होती है, पर बाकी सभी डिविएशन के लिए तो आई की दो वैल्यू आती हैं, आई और ई। तो वही बताना है आई इज इक्वल टू 22 पे जो डिविएशन आया होगा वो दोबारा किस आई की वैल्यू के लिए आएगा।
यार ये तो उड़ गया पूरा। तुम लोगों को दिखाई सुनाई दे रहा है? क्या करें अब यार? चलो मैं लिख देता हूँ फिर से। ठीक है ना? तो अब लिख देते हैं कंडीशन। क्या था? कंडीशन फॉर लाइट क्या हुआ यार ये? हो जाता है जीवन में, ठीक है ना? क्या कह रहा था मैं, सब भूल गया। हाँ, तो हेडिंग है हमारी कंडीशन ऑन इमर्जेंट रे। ठीक है ना? कंडीशन ऑन इमर्जेंट रे हम देख रहे थे। मान लो कि आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस है, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। तो हमें पता है कि ए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो चीज फिक्स है, और दूसरी चीज इसका क्रिटिकल एंगल फिक्स है, क्रिटिकल एंगल सी, जो कि आपका साइन इनवर्स म्यू सराउंडिंग बाय म्यू प्रिज्म, ये चीज फिक्स है। हमें बताया गया है कि भाई प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सराउंडिंग से। इससे क्या चीज क्लियर हो जाएगी? अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सराउंडिंग से, तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइट जो कि इंसिडेंट होती है इस तरह से आए, तो लाइट कभी भी टी आई आर नहीं कर सकती ऑन फेस पी क्यू। लाइट कैन नॉट अंडरगो टी आई आर फॉर फेस पी क्यू। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है कहां से कहां तक? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। जबकि जब वो लाइट अंदर चली जाएगी, हमें समझ आ गया ये वैल्यू R1 होगी, ये वैल्यू R2 होगी, और इस तरह से वो एग्जिट करेगी ई एंगल पे, तो लाइट कैन अंडरगो टी आई आर एट फेस पी आर
क्यों? क्योंकि इस बार ट्रेवल कर रही है कहां से कहां? ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, तो बात आती है कि आपको बताना है रिलेशन बिटवीन C एंड A, यानी कि क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म सच दैट नो लाइट comes out the other side। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मान लो ये आपका प्रिज्म है, ये आपका म्यू पी, ये आपका म्यू एस। लाइट अगर इस तरीके से इंसिडेंट हुई है आई, ये आपका R1, ये R2, तो कोई भी लाइट इस फेस से, यानी इस फेस से कोई भी लाइट एग्जिट ना करे, सारी की सारी लाइट का क्या हो जाए? TIR हो जाए। यानी हमें क्या करवाना है बेसिकली, अगर मैं सिर्फ PR फेस पे फोकस करूं, PR जो हमारा फेस है, लाइट इस तरह से आई है, R2 पे गिरे और सारी की सारी लाइट क्या कर जाए? TIR हो जाए, हर एक लाइट का, कोई भी लाइट दूसरी वाली साइड से बाहर ना निकले। तो भाई क्या रिलेशन होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल और A के बीच में? ये आपका सवाल है। अच्छा, तो अब आपको ये पता है बेसिकली कि इफ R2 is greater than C, if R2 is greater than C, then TIR takes place। इसमें किसी को कोई समस्या? इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है कि नहीं? अगर आपका R2 यानी सेकंड सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है, वो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इंसिडेंट हो जाए तो क्या TIR हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे ये कंडीशन बनानी है, कुछ ऐसी कंडीशन बतानी है कि भाई R2 की कुछ भी वैल्यू हो, R2 की कुछ भी वैल्यू हो, TIR तो हो ही जाए। R2 की कुछ भी वैल्यू हो, TIR तो हो ही जाए। यानी कैसे भी टेढ़ी में देखो, ऑब्वियसली R2 डिपेंड करेगा R1 पे और R1 डिपेंड करेगा I पे, तो आप अपनी मर्जी से I चेंज कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि हम I की कुछ भी वैल्यू डालें, I की हम कुछ भी वैल्यू डालें, पर कोई भी लाइट दूसरे फेस से बाहर नहीं आनी चाहिए। यानी कि मुझे एक चीज क्लियर है कि जो भी लाइट आके सेकंड फेस पे गिरे, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से तो ज्यादा होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि R2 मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन C। और मुझे अगर इस चीज की श्योरिटी चाहिए कि लाइट बाहर नहीं आएगी, तो मैं कह सकता हूं कि R2 की मिनिमम वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन C। अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर सबसे छोटी वैल्यू R2 की भी C से बड़ी हो गई, तो बाकी R2 की वैल्यूज तो C से बड़ी होंगी, तो फिर TIR तो हो गई होगा। अरे है कि नहीं? और हमें पता है कि R1 प्लस R2 ये इक्वल है A के, यानी R2 को मैं कह सकता हूं A माइनस R1, कह सकता हूं कि नहीं? तो R2 मैक्स मिनिमम कब होगा? जब R1 क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी मैं कह सकता हूं A माइनस R1 मैक्सिमम ये बड़ा होना चाहिए C से। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? R2 मिनिमम कब होगा? जब R1 कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो कंडीशन हमारे पास आ गई कि A माइनस R1 मैक्सिमम, R1 की मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन C। अच्छा, अब आपको एक चीज पता है कि बेसिकली म्यू सराउंडिंग साइन I ये होगा म्यू प्रिज्म साइन R। अब म्यू P और म्यू S ये तो कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं साइन I इज प्रोपोर्शनल टू R, साइन R। बात समझ रहे हो कि नहीं? साइन I प्रोपोर्शनल है साइन R1 के, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि I बढ़ेगा तो R1 भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? R1 की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब I की मैक्सिमम वैल्यू होगी, है कि नहीं है? अगर हम पहले फेज पे बात कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं R1 इज मैक्सिमम व्हेन I इज मैक्सिमम। अच्छा, I मैक्सिमम कितना हो सकता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आप किसी भी सरफेस पे मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 90 डिग्री कर सकते हो। 90 डिग्री से ज्यादा पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस करवा ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन के तहत हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री की कंडीशन लेनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ
तो अब आपकी लाइट रे इस सरफेस के लगभग पैरेलल आएगी, ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा जो हमने देखा था कल, और ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी। तो भाई आपको ये भी पता है कि R1 कितना आ जाएगा। अगर आपका I 90 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूं म्यू सराउंडिंग साइन 90 डिग्री, ये होना चाहिए म्यू प्रिज्म साइन R1। भाई साइन R1 क्या आ गया आपका, वो आ गया म्यू एस बाय म्यू पी, और R1 आपका कितना आ गया, वो आ गया साइन इनवर्स म्यू एस बाय म्यू पी यानी कि C। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है C। तो कंडीशन के अंदर उठा के मैं इसको रख देता हूं। अगर मैं उसे उठा के कंडीशन में रख दूं तो आ जाएगा A माइनस सी, ये बड़ा होना चाहिए C से, या मैं कह सकता हूं A बड़ा होना चाहिए 2C से। ये दोनों ही चीजें प्रिज्म के लिए कांस्टेंट है। तो अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा है 2 टाइम्स द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म से, तो फिर आप किसी भी एंगल पे लाइट गिरा लो, आपकी लाइट दूसरी सरफेस से बाहर नहीं आने वाली। क्या सबको क्लियर है? ये किस तरीके से मैंने अप्रोच किया वो क्लियर है? यानी किसी भी एंगल पे लाइट को हम गिराएं, अगर हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा है 2 टाइम्स द क्रिटिकल एंगल से, तो कोई भी लाइट प्रिज्म के दूसरे सरफेस से बाहर नहीं आएगी। समझ आई बात? ठीक है, ये था हमारा केस 1 जो आपको याद रखना है। दूसरा केस होता है केस बी, वो है कंडीशन ऑन ए एंड सी सच दैट condition on A and C such that all the light falling on second face comes out। तो अब बात है कि भाई आप बताओ क्या कंडीशन हो, क्या रिलेशन हो ए और सी के बीच में, ताकि जो भी लाइट हम इंसिडेंट कराएं, किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कराएं, लाइट हमेशा दूसरे फेस से बाहर आए ही। इससे पहले हमने कंडीशन देखी है कि लाइट बाहर ना आए, अब हमें कंडीशन बतानी है कि लाइट को बाहर आना ही आना है चाहे कुछ हो जाए। तो क्या रिलेशन होनी चाहिए, ट्राई करो एक बार खुद से, जैसे मैंने अप्रोच किया था उसी तरह से ट्राई करो एक बार।
ठीक है, तो चलो देख लो। अगर आप चाहते हो कि हर एक लाइट दूसरी साइड से बाहर आ जाए, इसका मतलब है कि R2 आपका ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए C से, तो R2 की हर वैल्यू छोटी होनी चाहिए C से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि R2 की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो भी छोटी होनी चाहिए C से, तभी तो सारी लाइट बाहर जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ A माइनस R1 की मिनिमम वैल्यू ये छोटी होनी चाहिए C से, है कि नहीं? R1 की मिनिमम वैल्यू भी छोटी होनी चाहिए C से। अब आपको पता है कि साइन I ये प्रोपोर्शनल है साइन R1 के, तो I जब मिनिमम होगा इसका मतलब है कि R1 मिनिमम होगा, और I मिनिमम आप कितना डाल सकते हो किसी भी सरफेस के ऊपर? 0 डिग्री। तो I अगर 0 होगा तो भाई R1 भी कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, या हमें पता है कि I 0 हो तो R भी 0 होता है। उठा के यहाँ पे रख देंगे, कंडीशन आती है A लेस देन C। तो इफ A इज लेस देन C, ऑल लाइट कम्स आउट। तो आपको ये चीज याद रखनी है, समझ आई बात? क्या याद रखना है कि इफ A इज लेस देन C, ऑल लाइट कम्स आउट, और इंडिपेंडेंट ऑफ I है। I आप कुछ भी रख सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी चीज, इफ A इज ग्रेटर देन 2C, नो लाइट कम्स आउट। ये चीज भी इंडिपेंडेंट ऑफ I है, I आप कुछ भी रख सकते हो। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि A अगर C से 2C के बीच में हो गया तो फिर क्या होगा? तो फिर हो जाता है कि लाइट में और मे नॉट कम आउट, मे और मे नॉट कम आउट। और ये चीज सीधा सीधा डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक कट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, बात समझ आ रही है? एक कट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके बाद के कोई लाइट बाहर नहीं आती, उससे बड़ा एंगल रखने पे, समझ आ रही बात? और उससे छोटा रखने पे सारी लाइट बाहर आती है। तो अब वही चीज है, हमें कैलकुलेट करना है कट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस so that no light comes out। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस की कट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए? ये एडवांस के अंदर आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन के फॉर्म में आया था। कट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है ताकि कोई लाइट बाहर ना आए। ये आपका A है, और बताया गया है कि A इज बिटवीन C एंड 2C। समझ आ रही है बात? एक बार ट्राई करो जरा, क्या वो I की वैल्यू होगी, जिसे हम I0 बोल रहे हैं कट ऑफ वैल्यू, ठीक है ना? जिससे छोटा रखने पे एक चीज होगी, उससे बड़ा रखने पे दूसरी चीज होगी। बताओ जरा।
ठीक है, तो देखो, ठीक है ना, ये एंगल आपका R1 है और ये एंगल आपका R2 है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई नो लाइट कम्स आउट, तो कोई भी लाइट बाहर नहीं आ जानी चाहिए। ठीक है ना, कोई भी लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, कोई लाइट अगर आप बाहर नहीं लाना चाहते, यानी कि R2 की जो मिनिमम वैल्यू आ रही हो, ठीक है ना, R2 की जस्ट आप जो I की वैल्यू डाल रहे हो इसके करस्पॉन्डिंग, ये हमारा डिफाइनिंग वाला है। ठीक है ना, यही I डिसाइड करेगा, बेंचमार्क बनने वाला है। इससे ज्यादा पे इससे कम पे क्या होगा हमें ये देखना है। आप ऐसा देखो, अगर आप I को इंक्रीज करते हो तो R1 इंक्रीज होता है, R1 इंक्रीज होता है तो R2 डिक्रीज होता है। तो अगर मैं I को बढ़ाऊंगा तो R2 डिक्रीज होगा। मान लो मैं I को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, R2 डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और मान लेते हैं कि R2 इक्वल है C के। अब इससे ज्यादा जैसे ही आपने R2 अगर जस्ट इक्वल है C के किसी I के करस्पॉन्डिंग, मैंने मान लिया है फॉर I नॉट, R2 जो वो क्या है C है। अब इससे बड़ा मैंने जैसे ही I को किया, R2 C से छोटा हो जाएगा, और R2 जैसे ही C से छोटा होगा, लाइट क्या होने लगेगी, बाहर जाने लग जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि I नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस समय पे, R2 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, C हो जानी चाहिए। तो फॉर लाइट टू अंडरगो TIR, हमें अपने I को छोटा रखना होगा I नॉट से। अगर आप I को छोटा रखते हो I नॉट से तो सारी लाइट का क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने I को बड़ा कर देते हो I नॉट से, अब R2 छोटा हो जाएगा C से, और सारी लाइट कहाँ जाने लगेगी, बाहर जाने लग जाएगी। बात समझ आ रही है? तो बस कंडीशन तो हमारी आ गई है कि I मस्ट बी लेस देन I नॉट। अब हमें I नॉट पता करना है, तो काफी आसान है। आपको R1 मिल गया, सिंपली R1 हो गया A माइनस R2 होता है, यानी कि A माइनस C। बस स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ये म्यू सराउंडिंग का है, ये म्यू प्रिज्म का है, तो म्यू एस साइन I नॉट, ये होना चाहिए म्यू पी साइन R1, यानी कि A माइनस C। और आपको I नॉट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, I नॉट सिंपली हो जाना चाहिए साइन इनवर्स म्यू पी बाय म्यू एस साइन ऑफ A माइनस C। तो फॉर्मूला तो ऑब्वियसली याद नहीं रखना होता है, पर आपको मेथड याद रखना होगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रख लो कि हम अपने I को छोटा रखेंगे I नॉट से, तो सारी लाइट का क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। और फिर सिंपली R2 को C मानते हुए आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है फाइंड A फॉर ऑल लाइट टू कम आउट नो लाइट टू कम आउट, और दूसरा आपको बताना है फॉर A इक्वल 60 डिग्री वैल्यू ऑफ I such that all light comes out।
ठीक है, चलो देख लो। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। सी आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/√2, यानी क्रिटिकल एंगल तो 45 डिग्री है। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी लाइट बाहर ना आए तो कंडीशन क्या हो जाएगी उसकी कि ए बड़ा हो जाना चाहिए 2C से, यानी कि 90 डिग्री से। सारी लाइट बाहर आ जाए तो ए मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल यानी कि 45 डिग्री। तो अब आपको आई की वैल्यू बतानी थी, तो आई से इंडिपेंडेंट रहती है ये कंडीशन अगर आई आपका इस रेंज में लाई करे, लेकिन आपका जो ए है वो आपका सी से 2C के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि आपको डिफाइनिंग वाला आई कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ लाइट जो गिरनी चाहिए क्रिटिकल एंगल यानी कि 45 डिग्री पे गिरनी चाहिए। तो ये एंगल जो हमें मिल गया ये कितना मिल गया, 15 डिग्री मिल गया। तो बस मैं यहाँ से आई नॉट कैलकुलेट कर लूंगा, ये आ जाएगा 1 साइन आई नॉट, ये हो जाना चाहिए √2 साइन 15 डिग्री, और आई नॉट की आपको वैल्यू मिल गई साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री। बस इससे छोटा अगर आप करते हो आई नॉट को तो सबका टी आर होगा, पर इससे बड़ा अगर आप रखते हो आई को तो ऑल लाइट विल कम आउट। समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? इंपॉर्टेंट था, एक बार जरूर इसे रिवाइज करना। ठीक है ना। आज यहीं पे एंड करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद।